दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों 1 अगस्त गुरुवार 2024 बहुत महत्वपूर्ण तारीख हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसलों को लेकर जो लोग बहुत सारी खोजबीन करते हैं, बहुत सारे लोग अध्ययन करते हैं, तो एक स्कॉलर्स के हिसाब से भी, समाजों के हिसाब से भी, एक्टिविस्ट के हिसाब से और मीडिया के हिसाब से, और जाहिर है जो न्यायिक क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए भी, इसलिए कि पहली बार, मैं समझता हूं कि पहली बार इतिहास में भारत के, जब से आधुनिक भारत का हमने एक ढांचा खड़ा किया आज़ादी की लड़ाई के बाद से, उसके बाद पहली बार ऐसा मौका है जब SC ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के कंसेप्ट को माननीय सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिली है और इसका जो जिम्मा है, इसकी जो जिम्मेदारी है, स्टेट्स को सौंपी गई है। इसके अलावा दोस्तों, इसकी जो व्याख्या है इस फैसले की, उस पर बहुत सारी बातें बाद में आती रहेंगी, लेकिन बिल्कुल संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की ये 7 जजों की बेंच, जिसने कि गुरुवार को ये फैसला दिया, ये 7 जजों की बेंच में 6-1 का फैसला है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने इस फैसले से अपने को अलग रखा, उन्होंने असहमति जाहिर की। फैसला जो है वो है कि SC ST में क्रीमी लेयर हो, क्रीमी लेयर की पहचान का आधार राज्य तय करेंगे अपने ढंग से। और इसमें जो जज थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस BR गवई साहब, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा और बेला एम त्रिवेदी। दोस्तों ये फरवरी 2024 से ही फैसला सुरक्षित था, यानी इसकी प्रक्रिया जो निर्णय लेने की है वो पूरी हो चुकी थी और इसका डिक्लेरेशन आज हुआ। OBC के लिए क्रीमी लेयर पहले से ही है, तो निजी तौर पे मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का निश्चित रूप से बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे कम से कम निजी तौर पे ऐसा लगता है कि ये फैसला बहुत विवादों को पैदा करेगा। बहुत अलग अलग ढंग की इसकी व्याख्याएं होंगी और समाज के एक बड़े हिस्से में असहमति के स्वर भी उठेंगे, अभी से उठने लगे हैं। हम इस पर बातचीत करने के लिए आज 3 विशिष्ट लोगों को हमने आमंत्रित किया है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट KS चौहान साहब हैं, कई पुस्तकों के लेखक हैं। हमारे साथ अंबेडकर नामा जो चैनल है यूट्यूब का, और दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर रतन लाल हैं, वो भी कई किताबों के लेखक हैं। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संदीप यादव हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। सबसे पहले हम चाहेंगे कि, क्योंकि न्यायिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा दक्षता, नॉलेज और प्रैक्टिस डॉक्टर चौहान की है, तो सबसे पहले चौहान साहब, हमें, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि ये जो फैसला आया है इससे आप किस रूप में लेते हैं और कैसे देखते हैं। जो SC ST के रिजर्वेशन की बुनियाद जिस तरह से रखी गई थी, उसकी रोशनी में अगर आज आपको टिप्पणी करनी है इस फैसले पर, तो आप कैसे करते हैं? धन्यवाद उर्मिलेश जी। और मैं समझता हूं कि इसको हम 2 तरह से देख सकते हैं। एक तो पॉलिटिकल एंगल है इसका, दूसरा सोशल एंगल है, और दोनों को कोरिलेट करके हम लीगल एंगल से उसको एनालाइज करें। अभी तक जैसे शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास या शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास को एक अलग अलग ग्रुप उन्होंने डिवाइड किया था, और मैं समझता हूँ ये एक अच्छी पहल है उस कड़ी में, जबकि लीगल तौर पे मैं समझता हूँ, मैं इससे असहमत हूँ, मैं उसको दोबारा बाद में बताऊंगा। लेकिन ये सोशल एंगल से जो 2 क्लास हैं उनमें जो डिवाइड करने का जो कंसेप्ट चल रहा था, उसमें यूनिफिकेशन का कंसेप्ट आ सकता है। इसलिए ये एक पैरामीटर पे अगर वो डिसीजन होगा तो मुझे लगता है कि ये डिफरेंट तरह की चीजें होंगी। लेकिन अब अगर उसको लीगल एंगल से हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो EV चिनैया का जो जजमेंट था उसको गलत बताया है,
और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने बहुत डिटेल्ड डिसेंट लिखा और उसने ये बताया कि 3 जजों ने जब ये रेफर किया तो कोई रीजन नहीं दिया, और ये एक फैक्ट है। मतलब 3 जजेस ने जब ये लार्जर बेंच को भेजा 5 जजों को, क्योंकि वो ईवी चेन्नैया 5 जजों का था, तो उसमें कोई रीजन नहीं दिया। तो ये जो कानूनी प्रक्रिया है उस में ये दोष है कि बिना किसी रीजन के आप किसी जजमेंट को मानने से मना नहीं कर सकते। दूसरा इसका एक पहलू ये है कि अगर मान लो ये बेसिक जो केस है ये क्रीमी लेयर का नहीं है, ये बेसिक केस है कैटेगराइजेशन का। शेड्यूल कास्ट को जैसे बिहार में दलित महादलित किया, हरियाणा पंजाब में शेड्यूल कास्ट को ए बी कैटेगरी में किया, जो सफाई कर्मी जातियां हैं उनको ए कैटेगरी में डाला, जो चमार और दूसरी एंसिलरी जो जातियां उससे रिलेटेड उनको बी कैटेगरी में डाला। इसी तरह आंध्र प्रदेश में माला मादिगा उन्होंने बनाया, तमिलनाडु में एक अरुण धतियार करके कम्युनिटी है उसको प्राइमेसी दिया। इस तरह का मतलब उन स्टेट्स ने भी इसको सपोर्ट किया, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और हरियाणा पंजाब की तो पिटीशन सीट थी। बेसिकली इसमें दोष ये है कि आप कैटेगराइज करके उनको तब आप दे सकते हैं जब आपके पास ये डाटा हो कि पर्टिकुलर कैटेगरी पर्टिकुलर कास्ट जो है उसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है। तो ऐसा कोई डाटा नहीं है। अगर ऐसा कोई डाटा नहीं है तो कोर्ट अपने लेवल पे इस तरह का डिसीजन नहीं ले सकता। और जहां तक सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सवाल है, मतलब बैकवर्ड क्लास थोड़ा कम अनटचेबिलिटी फेस करता है और शेड्यूल कास्ट बहुत एक्सट्रीम अनटचेबिलिटी फेस करता है। जिसको अगर देखें तो रामनाथ कोविंद जब इधर अजमेर के एक मंदिर में गए तो उनको मंदिर में नहीं जाने दिया, और राष्ट्रपति हैं उससे बड़ी कोई पोस्ट नहीं थी। जब वो गए उड़ीसा में, वो जो मंदिर है पुरी में, तो उसको और उसकी बीवी को धक्के मारे गए, और दोनों जगह क्रिमिनल केस चल रही है। कोई मनगढ़ंत कहानी में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ जो अजमेर में जो हुआ तो वहां डॉक्टर अशोक मेघवाल नाम का एक मेडिकल डॉक्टर, उसने 3 दिन बाद जो है वो पुजारी को इंजर्ड किया और वो क्रिमिनल केस फेस कर रहा है, जबकि उसका रामनाथ कोविंद से कुछ लेना देना नहीं था डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन केवल इस वजह से कि वो शेड्यूल कास्ट है और उसने उसकी इज्जत को या मानहानि की, तो इसलिए उसने ऐसा किया, जबकि वो प्रोफेशनल डॉक्टर है। और जो उड़ीसा वाला है उसमें भी इसी तरह का है कि उन अगर राष्ट्रपति होके भी उसको डिग्निटी नहीं मिलती है। तो ये जो इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो कास्ट है, और कास्ट के बेसिस पे जो डिग्निटी का डिप्राइवेशन है या उसका जो हनन हो रहा है, तो उसको आप अगर राष्ट्रपति की अगर वो हनन हो रहा है तो आम आदमी, कोई सेक्शन अफसर हो गया, कोई अंडर सेक्रेटरी हो गया, कोई प्रोफेसर भी हो गया, कोई आईएएस ऑफिसर भी हो गया। हरियाणा में एक चरखी दादरी जगह है, वहां पे एक आईएएस ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर पोस्ट थी, उसको एक आदमी ने गालियां दी कास्ट की, जबकि वो वहां डिप्टी कमिश्नर पोस्ट थी। तो ये कोई अजीब चीज नहीं है, और इस तरह का जो फैसला है ये संविधानिक सिस्टम में जो प्रिंसिपल्स उनको मानने चाहिए वो उन्होंने नहीं माने। दूसरा, अगर इसको लगाया जा सकता है, कैटेगराइजेशन भी किया जा सकता है या क्रीमी लेयर भी लगाई जा सकती है, तो मंडल ने ये कहा था कि ये नहीं लगाया जा सकता एससी एसटी पे, तो ये कम से कम 11 जजों की बेंच इसको लगा सकती है। 7 जज इसको 9 जज को भेजते, अगर 9 जज इस व्यू के होते कि भाई ये जो मंडल का जजमेंट है ये गलत है, तब वो 11 को भेजते, उसके बाद ये प्रिंसिपल डेवलप किया जा सकता था। इसलिए कानूनी तौर पे भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं उनके तहत भी ये कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल नहीं है। और ये सब इश्यूज हम लोगों ने उठाए थे, जबकि उनको बड़े पैमाने पे उसको डील नहीं किया गया कोर्ट के जजमेंट में भी। और जो बेसिक इशू है, बेसिक इशू ये है कि जो डिप्राइवेशन हो रहा है, और डिप्राइवेशन के बावजूद भी 50% से ज्यादा पोस्ट सब स्टेट में खाली है। अभी बिहार में उन्होंने सारी पोस्टें जनरल कैटेगरी से भर दी, और आपका छत्तीसगढ़ में सब जनरल कैटेगरी से भर दी, उत्तराखंड में सब जनरल कैटेगरी से भर दी। तो ये जो व्यवस्था है इसमें वो कोई एससी एसटी या ओबीसी को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते, और वो किसी न किसी कारण से उसको प्रोलॉन्ग कर, अब जैसे रिजर्वेशन प्रमोशन का है, वो 28 जनवरी 2022 को जजमेंट आया था, जिसके बाद सब क्लैरिफाई हो गया। अब इस जजमेंट में हालांकि हम ढूंढ रहे हैं, अभी हमें मिला नहीं है, जो प्रिंसिपल जो 28 जनवरी 2022 को डेवलप किया था, उस प्रिंसिपल को ये 7 जजों ने कह दिया वो गलत है।
तो वो गलत है। इसका मतलब जो अभी तक की प्रक्रिया केवल ये कैटेगराइजेशन का नहीं, रिजर्वेशन प्रमोशन भी इससे गवर्न होगा। इसीलिए शायद वो 2.5 साल से केस नहीं लग रहे थे, क्योंकि जस्टिस नागेश्वर राव ने, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का एक जजमेंट था, बीके पवित्रा, जजमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें जो कैडर जो है उसको ना मान के पूरे स्टेट की सर्विस के डाटा के बेसिस पे रिजर्वेशन देने की बात हुई थी। इसलिए ये जो पूरा प्रोसेस है वो इसमें जकड़ा हुआ है, और इसलिए ना प्रमोशन में रिजर्वेशन मिल रही है, ना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में मिल रही है, और अब ये जो सिस्टम आ गया इसके बाद और मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको समझने के लिए बहुत लंबी चर्चा की जरूरत है, और मैं समझता हूं कि जो कोर्ट्स जो कर रही हैं, कोर्ट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि आर्टिकल 341, 342 में ये पावर पार्लियामेंट के पास है। अगर ये पावर पार्लियामेंट के पास है तो स्टेट लेजिस्लेचर को कोर्ट कैसे दे सकती है? केवल कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के द्वारा ही ये स्टेट लेजिस्लेचर को दी जा सकती है, लेकिन ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। कोर्ट अपनी इंटरप्रिटेशन से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को रीराइट नहीं कर सकती। ये सारी जो चीजें हैं इसको बहुत माइन्यूटली हमें एग्जामिन करना चाहिए, और मैं समझता हूं कि कोर्ट का ये जजमेंट सही नहीं है, और इसके खिलाफ हमारे क्लाइंट जो है वो कह रहे हैं कि हम रिव्यू फाइल करेंगे, तो हम उसकी तैयारी करेंगे। चौहान साहब, जो बात आपने कही, मैं एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी और आपसे चाहता हूं, फिर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी हमारे दर्शकों श्रोताओं के लिए, कि आपने कहा कि संविधान में ये अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है। यस यस। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले के इंटरप्रिटेशन के जरिए ये अधिकार राज्यों को सौंप दिया। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उनको एक तरह से नजरअंदाज किया गया, नंबर एक। और नंबर दो, जो एक पॉलिटिकल बात आपने कही, और मैं समझता हूं कि एक न्यायपालिका या न्यायिक क्षेत्र का व्यक्ति पॉलिटिकल टिप्पणी कर सकता है, वो ये कि जो अपना पॉलिटिकल सेटअप है, इसमें जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का हुआ है क्रीमी लेयर के बारे में, एससी एसटी में, क्या इसका भारी दुरुपयोग नहीं हो सकता है? क्योंकि सत्ता के जो संचालक हैं वो, जैसा आप कह रहे हैं कि बिहार से लेकर और छत्तीसगढ़ कहां कहां वो एससी एसटी को तो सीट ही नहीं मिल रही है, सारी सीटें अपर कास्ट को मिल जा रही हैं, जो अनरिजर्व सीटें हैं उसी से सभी सीटें भर ले रहे हैं। आपने कई स्टेट का हवाला दिया, तो इन दोनों पहलुओं पर थोड़ा हमारे दर्शकों श्रोताओं के लिए अपनी बात को फिर से दोबारा एक्सप्लेन करें। ऐसा है, मैंने छत्तीसगढ़ का केस किया है, उसमें जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उसका आधा भी नहीं है। उत्तराखंड का केस मैंने किया है, उसमें जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जैसे शेड्यूल कास्ट का 100 सीटें फिलअप होनी चाहिए, तो 50 भी नहीं है। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में, ऐसा ही इधर ही, ऐसा ही राजस्थान में है, ऐसा ही मध्य प्रदेश में है। तो कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का डाटा ये रिफ्लेक्ट करता हो कि उनका रिप्रेजेंटेशन उनकी पॉपुलेशन या उनकी रिजर्वेशन परसेंटेज के करीब करीब है। आधा से कम उनकी, आधा से ज्यादा पोस्ट उनकी खाली है। तो इसलिए ये केवल रिजर्वेशन डिनाई करने का एक प्रोसेस है, और जब क्रीमी लेयर और कैटेगराइजेशन दोनों लग जाएंगे, क्रीमी लेयर लगने के बाद जो पढ़े लिखे, जो आंदोलनकारी जितने आपको आंदोलन करते हुए दिख रहे हैं, वो सब उससे आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये इस तरह की जो चीजें हैं उससे कोर्ट ने ये भी कहा कि जो आदमी डब्बे में घुस जाता है वो दूसरे को नहीं घुसने देता। मैं कम से कम 100 डिपार्टमेंट के केस कर चुका हूं, और उनमें जो एम्प्लॉइज एसोसिएशन होती है, वो लोग जो सर्विसेज में होते हैं वो आगे हर पोस्ट का हिसाब रखते हैं और उसके लिए लड़ते हैं, और वो जो आगे जो भर्तियां होती है उसके लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। तो इस तरह की मानसिकता के जो अंदर घुस गया वो दूसरे को नहीं घुसने दे रहा, ऐसी कोई मतलब वस्तुस्थिति नहीं है। ये जो है, जो एम्प्लॉई हमारे एम्प्लॉइज एसोसिएशन चलाते हैं, वो सब लोग जो है बहुत मेहनत करके उसमें करते हैं। इसमें केवल एक ड्रॉबैक, वो जो कन्फेडरेशन बनी थी उसको, क्योंकि वो उसका प्रारूप राजनीतिक था, इसलिए उसने उस रिजर्वेशन को डिस्ट्रॉय करने का बहुत बड़े पैमाने पे काम किया। अदरवाइज जो एम्प्लॉइज एसोसिएशन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज में काम करती हैं, वो सब बहुत बड़े पैमाने पे जो फ्यूचर वैकेंसीज है उनको निकालने में, उनको भरने में बहुत बड़ा काम करती हैं। इसलिए मैं इस मत का नहीं हूं कि जो एम्प्लॉई एंटर कर गए हैं सर्विस में, वो जो है आगे किसी को भर्ती नहीं होने देना चाहते। और जहां तक क्रीमी लेयर का सवाल है, अगर क्रीमी लेयर लग जाती है तो फिर उसके बाद तो कोई आदमी अवेलेबल ही नहीं होगा,
क्योंकि जो जनरल के लोग हैं उनका जैसे ईडब्ल्यूएस है, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करता है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी वाला उनके खिलाफ रोज कंप्लेंट होगी, तो वो लग भी जाएगा तो भी वो पूरी जिंदगी बेचारा केस ही लड़ता रहेगा। ये मतलब बहुत अलग तरह की सिचुएशन है। धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल सही। और मैं समझता हूँ कि जिस टिप्पणी का आपने हवाला दिया वो हल्की टिप्पणी है। मैं किसी भी माननीय अदालत या न्यायाधीश के बारे में इस तरह की बात नहीं कहना चाहता, लेकिन ये टिप्पणी बहुत हल्की है और समाज में हर जगह इस तरह की टिप्पणियां हमें सुनने को मिलती हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन प्रोफेसर रतन लाल, हम आपसे जानना चाहते हैं, एक एकेडमिशियन होने के नाते और एक अब तो आप एक टिप्पणीकार भी हैं, जर्नलिस्ट भी है, तो उस नाते आप कैसे इस फैसले को देखते हैं? क्योंकि क्रीमी लेयर का मामला जब ओबीसी के लेकर उठा था, तब भी इसकी आलोचना की गई थी। मैं ये बात मान सकता हूं कि बहुत अमीर जो ओबीसी हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा न दिया जाए तो बेहतर है। लेकिन 8 लाख रुपए की आमदनी के नाम पर अगर आप बड़े सेक्शंस को क्रीमी लेयर घोषित करते हैं ओबीसी का, तो मैं समझता हूं कि ये तो न्याय नहीं है। तो आज तो एससी एसटी जो सैकड़ों हजारों साल से उत्पीड़ित रहे समाज में, और आपने एक बारगी उनको आर्थिक कैटेगरी बना करके अगर स्टेट्स को आप एथराइज कर देते हैं कि वही तय करें कि कौन क्रीमी लेयर है कौन नहीं है और उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा, तो क्या स्थिति पैदा होगी? आप चूंकि बहुत नजदीक से इन चीजों को जानते हैं, तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, चौहान साहब ने तो मिला जुला के सारी बातें कही दी है। मतलब लीगल एंगल से भी इसके सोशल इम्प्लीकेशन क्या होंगे, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होंगे, ये सब बात उन्होंने कह दी है विस्तार से। और राष्ट्रपति के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? हमारे साथ भी होता है, लड़ाई लड़ते रहते हैं। और बेसिकली मैं समझता हूं कि यह रिजर्वेशन की खात्मे की घोषणा है एक तरीके से। अनकहे रूप से तो चल ही रहा है। अगर कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो अगर सुप्रीम कोर्ट हायर जुडिशरी का अपना सर्वेक्षण पहले करवा लेता और तब उसमें डाइवर्सिटी लगाता तो लोग दुनिया में वाहवाही होती। तो आप सैक्रोसेंट समझते होंगे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट सैक्रोसेंट संस्था नहीं, ये संविधान है कि अगर आप ऐसे फैसले देते हैं जिसमें तारीफ हो तारीफ होगी, जहां समीक्षा हो समीक्षा होगी, जहां अपना मजाक खुद उड़वाएंगे वहां लोग मजाक भी उड़वाएंगे और दुनिया के लेवल पे उड़ाएंगे। तो इसलिए हर समय माननीय फैसले होते हैं ना। जब इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के समय आपने देखा होगा तो बहुत सारा समीक्षा सब होते रहता है। तो इस समीक्षा के परे कुछ भी नहीं है, न संसद, न पार्लियामेंट्रियन, न सरकार, न सुप्रीम कोर्ट, समीक्षा होगी। देखिए, पिछले इलेक्शन में संविधान एक इशू बना था और हम लोग बार बार कह रहे थे कि संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं होगी, उसके संवैधानिक प्रावधानों को इरिलेवेंट कर दीजिए, संविधान अपने आप, नथिंग इज देयर, कुछ नहीं है वहां पर। आप बताइए कि आरएसएस बीजेपी को, मैं सीधा नाम ले रहा हूं, रूलिंग एलिट को किस दलित से प्रॉब्लम है? रोस्टर, मैं तो प्रोफेसर था लेकिन रोस्टर का आंदोलन हम लोगों ने चलाया। जो गांव में बच्चा बैठा उसको क्या पता है रोस्टर क्या है? जब विश्वविद्यालय में हम लोग थे तो 200 पॉइंट का रोस्टर हमने चलाया। इनको समस्या किससे है? इनको समस्या है जो इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ा सा मिडिल क्लास दलितों में बना है, दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ है, जो पढ़ता लिखता है, इनको सवाल करता है, इसको क्वेश्चन करता है, प्रोटेस्ट करता है, धरने लगाता है, डरता नहीं है इनसे, उनसे इनको समस्या है। तो उनको समस्या है तो इसको खत्म कैसे करें? तो कुछ तो संवैधानिक जो गवर्नमेंट के डिसीजन सब हैं उससे खत्म हो रहा है। कोई आंकड़ा पेश हुआ? चौहान साहब ने सही कहा कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो सूची बनी हुई है उसको पार्लियामेंट छेड़छाड़ कर सकता है, लेकिन कुछ तो अभी राज्य सरकारें कर रही है, जैसा कि हरियाणा पंजाब का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, बिहार में भी हुआ, नीतीश कुमार ने किया। गैर संवैधानिक है क्या? क्रीमी लेयर लगाना संवैधानिक था? ईडब्ल्यूएस कोटा संवैधानिक है? 48 घंटे में पार्लियामेंट में पास कर लिया, कोर्ट में एकदम चुपचाप करके आप उसको पास कर देते हैं। किस संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा? और दूसरी बात है कि सबकी ओबीसी की समीक्षा हो जाएगी, एससी एसटी की हो जाएगी, लेकिन ईडब्ल्यूएस की समीक्षा नहीं है, उसमें वर्गीकरण नहीं होगा। तो जब आपके फैसले ही उस तरह के हैं जो मतलब हास्यास्पद है, तो लोग हंसेंगे ही ना, मजाक ही उड़ाएंगे ना फिर। तो इस तरह का आप देखेंगे कि ये कुछ नहीं है, खंड खंड में एक रेसिस्टेंस होता है ना। शेड्यूल कास्ट उस नाम पे इकट्ठा होता है, सड़क पे आता है, रेसिस्टेंस करता है,
कितने नौकरियां हैं पहले आंकड़ा मंगवाइए, किस जाति है कितने आंकड़ा मंगवाइए। और ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट में क्यों, ये ईडब्ल्यूएस में क्यों नहीं होना चाहिए? ये जनरल कैटेगरी में कौन किसका खा रहा है, ऑक्सफैम का रिपोर्ट उठाइए। जुडिशरी में कुछ ही परिवार का कब्जा क्यों है? आप उसको जुडिशियल फैमिली कहते हैं, चौहान साहब बेहतर बताएंगे कि पार्टी में लोग मिलते थे, वी आर जुडिशियल फैमिली, यू प्रोटेक्ट मी आई विल प्रोटेक्ट यू। तो इसमें सवाल नहीं खड़े होंगे। ये कोई आंकड़ा आपको रतनलाल जी, आपको क्या लगता है कि जो SC ST जो समाज के जो फेडरेशंस हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो बहुत सारे यूनियंस हैं, क्या ये फैसला जो आज हुआ है, मतलब गुरुवार को हुआ है, क्या इसका असर उन पर पड़ेगा और वो इस पर सवाल उठाएंगी कलेक्टिव ढंग से, ऑर्गेनाइज्ड होकर? और ये तथ्यों पे आधारित फैसला नहीं है, भावनाओं पे आधारित फैसला है। वेयर आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स? कितने वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, किस किस को निकालेंगे? आप 4 कैटेगरी में बांट देंगे तो 4 कैटेगरी में 4-4 जातियां नहीं आएंगी, एक कैटेगरी में 500 जातियां हो सकती है। नौकरी 10 है तो 10 ही को मिलेगा, तो 490 जाति को कैसे नौकरी दोगे? ये बताइए ना। बाबा साहब ने हजारों जातियों को मिला के शेड्यूल कास्ट बनाया था, कई ट्राइब्स को मिला के शेड्यूल ट्राइब बनाया था। उन्होंने जोड़ने का काम किया था कि ये यूनाइट होगा, कम से कम अपने हक के लिए एक मंच पे आएगा। और इस फैसले से उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है, बगैर किसी फैक्ट, फिगर, तथ्य, आंकड़े, कुछ भी नहीं। जी संदीप, आप रतनलाल जी की आपने बात सुनी, इसके पहले डॉक्टर KS चौहान की बात सुनी, आपको कैसा लगता है ये फैसला और किन कारणों से इस पर बहुजन समाज में काफी तीव्र प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है? हो सकता है कि मेन स्ट्रीम चैनलों पर ना हो, लेकिन या पता नहीं अखबारों में कल क्या इस पर छपेगा, लेकिन काफी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर है। तो आपको आप कैसे इसको देखते हैं? जी, मैं इस जजमेंट के 3 पहलू मैं भी देखता हूँ, पॉलिटिकल, सोशल और लीगल। पॉलिटिकल में सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो भारत की तथाकथित जो वंचित जातियां हैं SC और ST, इनको कमजोर करने का प्रयास है पॉलिटिकली वैसे भी इनके जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें वोकल और आर्टिकुलेट लोग नहीं है। वो एक तरह से उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ना होने के बराबर है, पहली बात तो ये। और उसको और खराब कर दिया जाएगा, इसलिए खराब कर दिया जाएगा कि जो उस वर्ग के हित की रक्षा कर सकते थे अब वो नहीं जाएंगे, अब और पिछलग्गू और दब्बू लोग जाएंगे, पहली बात। सोशल सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है, भयानक आश्चर्य है। मैं बहुत इससे पूरी दुनिया की जुडिशरी के बारे में हम लोग खबर रखते हैं, वर्ल्ड न्यूज की खबर रखते हैं, बिना डेटा के। अच्छा, ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी की रिपोर्ट आई, पेरिस की संस्था है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की, और जान के आश्चर्य होगा कि जो ये SC ST और OBC तीनों तबके हैं, इनका जो भारत का धन है उसमें जो इनका रिप्रेजेंटेशन है वो केवल 13% है। 2012 में साफ साफ वो लिखती है, 86 पेज की रिपोर्ट है, साफ साफ लिखती है कि 2012 में SC ST का जो भारत का धन था उसमें जो उनका रिसोर्सेज में प्रेजेंटेड माने उनका जो शेयर था वो 1.8 था। 2022 में वो बढ़ के हुआ है 2.3। मजाक है ये, मजाक है। इतना बड़ी आबादी, 10% इनकी, और उधर 15 से ऊपर, इतने बड़े तबके का रिप्रेजेंटेशन जो है 2.3 है। ये आंकड़ा है, मैं कोई काल्पनिक कहानी नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है उन लोगों पे। ये जजमेंट तो 600 पेजों का है, लेकिन इसकी समरी मैंने पढ़ ली थी, और पढ़ने के बाद मुझे आश्चर्य हुआ कि उसमें जिस तरह से हम लोगों ने हिंदुइज्म पे, प्रोफेसर रतनलाल तो हिस्ट्री के प्रोफेसर है, मैं लिटरेचर का हूं, तो लिटरेचर के लोग तो बिना हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस को जाने वो लिटरेचर के प्रोफेसर हो ही नहीं सकते हैं। और इसलिए मुझे इसको जानने की जरूरत है। उन्होंने जो तर्क दिए हैं, जैसे जस्टिस मित्तल हैं, और जिस तरह की बातें इन लोगों ने की हैं कि भारत में प्रिमिटिव समाज में जाति व्यवस्था थी ही नहीं, ये वर्ण व्यवस्था को मिसइंटरप्रेट, अजीबोगरीब तरह से डिफाइन किया गया। मजाक। तीसरी बात मैं महत्वपूर्ण ये कहना चाह रहा था कि तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो बिना डेटा के जजमेंट, अद्भुत देश है भारत, अद्भुत देश है। OBC का सुन लीजिए कहानी, और मैं आपको 2-3 बहुत महत्वपूर्ण इसमें आर्गुमेंट दूंगा जिसको OBC की क्रिमिनल की एक्सपीरियंस से पता नहीं, जजों ने देखा ही नहीं, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, रिसर्च बेस्ड है, पूरे इसके रेफरेंसेस हैं। मैं आपको बताता हूं कि OBC का जो शेयर है रिसोर्सेज में वो 2012 में 18% था। इस मैसिव जो डिमोनेटाइजेशन था, कोविड था, उसके बाद 2022 में घट के 9% हो गया है। इनफैक्ट ये जजमेंट आना चाहिए इस भारत में
कि ओबीसी का क्रीमी लेयर हट जाना चाहिए, पहली बात। और आपको मैं अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। वो एग्जांपल ये है कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है 27% का, आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसकी ए बी सी डी नौकरियों का अभी तक केवल भारत सरकार ने 21 में आंकड़ा दिया, और अद्भुत है हमारी सरकार कि उसके पास कोई आंकड़ा है ही नहीं। मैं जीरो कर दूं तो वो मुझे नकार नहीं सकते हैं। उसने सरकार ने 2021 में, आप अभी सर्च करिए गूगल में, केवल 22 से 23% नौकरियों का रिजर्वेशन भरा है ओबीसी का। कारण जानते हैं आप क्या है? जो ओबीसी में पढ़ सकते हैं वो क्रीमी लेयर में आते हैं, जो नहीं पढ़ सकते हैं, वो जो यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच सकते हैं, वो रिजर्वेशन का लाभ, इसीलिए ये सीटें भरी ही नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ग्रुप ए में ओबीसी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 16% नौकरियों में। ग्रुप ए में अभी कुछ दिन पहले तक हो हल्ला मचा था कि कोई सेक्रेटरी नहीं है पीएमओ में। बी में इनका 15% है, सी में 21% है, ग्रुप डी में सबसे ज्यादा है बीसी का, वो है 22%, 23%, कुल मिला के 21% नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन है। ये तो पहली बात हुई। अब मजाक का, हमारे जो एडवोकेट साथी हैं वो बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण बातें कह रहे थे। सबसे मुझे जो विचित्र लग रहा है वो कैटेगराइजेशन का मामला है। कैटेगराइजेशन में जो स्टेट लेजिस्लेटर को पावर दिए गए हैं, उसका मैं आपको एक बहुत ही भयावह एग्जाम्पल देता हूं। ये भयावह एग्जाम्पल है उड़ीसा से। उड़ीसा में 90 में ओबीसी का मंडल लगा 7 अगस्त 1990 को, फाइनली लागू हो पाया 93 में। ये एग्जाम्पल हमारे माननीय एडवोकेट समझेंगे इसको। उड़ीसा की सरकार जो बीजू जनता दल से टूट के बीजू जनता दल बनी, ओबीसी के रिजर्वेशन में उसने एक कमीशन बनाया, क्योंकि स्टेट को पावर था, उसने बनाया कमीशन। वो कमीशन था दास कमीशन। दास कमीशन जो बनाया, उसने क्या किया कि ओबीसी में जातियों के रिव्यू के लिए स्टेट ने बनाया, और ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। उसने दास कमीशन ने 9 वहां की मजबूत जातियों को शामिल कर दिया, और हुआ ये कि चूंकि उड़ीसा में एसटी और एससी रिजर्वेशन ज्यादा है उनकी आबादी के हिसाब से, तो वहां इनको रिजर्वेशन मिल सकता था 11.5% बीसीस को, ओबीसी को। लेकिन वहां खंडायत नाम की एक जाति है जो जमीन, लैंड होल्डिंग और इस तरह की, वहां उनके जो असेंबली है उसमें 55 एमएलए एक बार थे। संदीप, हमारे कार्यक्रम की जो समय सीमा है आधे घंटे, वो खत्म हो रही है। आप कृपया इसको एलिबरेट बहुत लंबा करने के बजाय कॉन्क्रीटाइज कर दें। मैं बस मैं वाइंड अप कर रहा हूं सर। तो खंडायत कम्युनिटी ने अब एक तरह से ये हो गया है कि उड़ीसा में ओबीसी का रिजर्वेशन लगभग 0 है, और वो उस लेजिस्लेटिव, वो जो स्टेट का पावर था उसका मिसयूज हुआ। आज तक वहां ओबीसी को कोई रिजर्वेशन ही नहीं है। तो ये इस तरह से स्टेट्स में अब्यूज होगा पावर का, और मजाक बना दिया जाएगा। तो सामाजिक पॉलिटिकली इनका रिप्रेजेंटेशन गायब, सामाजिक इनमें कोई एकता नहीं बचेगी, क्योंकि जो क्रिमिनल होगा उसको इन्होंने एंटेगोनाइज भी कर दिया। वो उसको दुश्मन के तौर पर देखेगा जो नीचे का तबका है उसी जाति का, कह रहे भाई ये उस तरह से ये अपनी चीजों को। और रही बात लीगल, तो लीगल बिना आंकड़ों के मुझे नहीं, तमाम आंकड़े चाहिए, तमाम आंकड़े चाहिए कि किसने कितना रिप्रेजेंटेशन है एससी का नौकरियों में। ये पहले जानने की जरूरत है, मैं पूछ रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं ऐसे जजमेंट कैसे हो सकते हैं। तो मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद ये चीजें हम लोगों को समझ में आती हैं कि हमको इस तरह की चीजों के आधार की जानकारी होनी चाहिए, वो दिख नहीं रही है। इसलिए ये बहुत ही ठीक नहीं लगता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रोफेसर डॉक्टर के.एस. चौहान, डॉक्टर संदीप यादव और डॉक्टर रतनलाल, तीनों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक तरह से उससे असहमति जाहिर की। कोर्ट का सम्मान करते हुए भी ये माना कि इसमें न तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसका है, और न तो जो सबसे बेसिक बात है कि बगैर किसी अद्यतन, यानी हाल फिलहाल में किए गए किसी सर्वे या डेटा के बगैर ये फैसला अगर आता है तो इससे समस्याएं समाज में बढ़ेंगी। उत्पीड़ित समाजों को जो हमारे संविधान ने इंपावर किया था, उनके लिए एफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस किया था आरक्षण के रूप में, उसकी जो मूल आत्मा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के प्रयासों से जो हुआ, वो कहीं ना कहीं कर्टेल होगी, उसमें कटौती होगी, और ये पूरे उत्पीड़ित समाज के लिए बहुत ही एक नुकसानदेह साबित हो सकता है। और खास तौर पे डॉक्टर चौहान ने ये भी कहा कि स्टेट्स को इसको सौंपना, उनका दायित्व सौंपना, अब वो संविधान के स्वयं जो प्रावधान है उसके अनुरूप नहीं है। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।